नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपने सुना होगा, आप कहते भी होंगे कि जल ही जीवन है। आपने यह भी सुना होगा कि जब भी तृतीय विश्व युद्ध होगा तो उसकी वजह जल संकट होगी, यानी कि पानी के लिए पूरी दुनिया लड़ पड़ेगी, पूरी दुनिया युद्ध में उलझ जाएगी। और यही चीजें धीरे धीरे देखा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है। और अकाल इस बार खाद्यान्न का नहीं, इस बार जल के अकाल की बात की जा रही है। भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति हमने देखा ही है। इससे पहले लेक्चर में मैं कर्नाटक को लेकर के चर्चा किया था, जिसमें बेंगलुरु शहर के बारे में हमने चर्चा किया था कि किस तरह से बेंगलुरु जो है वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरा शहर जो है वह खात्मे के कगार पर पहुंच रहा है। लोगों ने करोड़ों के जो है फ्लैट लिए हैं, लाखों ईएमआई जा रहा है, लेकिन पीने के लिए थोड़ा भी पानी उनके पास नहीं बचा है। तो यह स्थिति क्या सिर्फ बेंगलोर की है, कर्नाटक की है, प्रायद्वीपीय भारत की है, या फिर यदि मैं आपको कहूं कि यह स्थिति उन राज्यों की भी है जहां पर वर्ष भर यानी कि वर्ष वाहिनी नदियां प्रभावित होती है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं, इसको लेकर के। तो यहां पर आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बिहार को लेकर के। बिहार को लेकर के एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो है प्रकाशित किया गया है, एक रिपोर्ट। अब उसको ही हम संदर्भ में रखते हुए इस पर चर्चा करेंगे। बिहार को लेकर के ये कहा गया है कि बिहार में हाल ही में 40 से अधिक नदियां सूख चुकी है। अब यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बिहार के लिए होने जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे आप कह सकते हैं भारत का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला स्टेट। तकरीबन 15 करोड़ की आबादी इस राज्य में रहती है, ठीक है। और यह राज्य जो है वो भारत के अगर मैप पर आप देखेंगे तो उत्तर में अवस्थित है, जहां पर आप कह सकते हैं कि हिमालय से बहने वाली नदियां आती है। आप यहाँ पर इस मैप के जरिए देखिए जरा बिहार की अवस्थिति, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है ये जो स्टेट पड़ता है, ये एरिया जो पड़ता है, यहाँ पर वर्ष भर जो बहने वाली जो नदियां होती है, वर्षवाहिनी नदी जिसे आप कहते हैं, वह यहाँ से गुजरती है। बावजूद इसकी स्थिति यहाँ पर बहुत बदतर बताया जा रहा है। अब क्या क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है और क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यह देखने वाली बात होगी। यह भी फिर देखना होगा कि क्या इस स्थिति में पलायन जो है बिहार से बढ़ने वाला है। देखिए, वैसे भी बिहार से पलायन जो है वह काफी अधिक बढ़ता है, ठीक है। आप देखेंगे पुरुषों का पलायन की बात करेंगे तो तकरीबन कोई कोई रिपोर्ट आपको कहेगा कि 10% के आसपास पुरुषों का पलायन है, और नहीं तो अधिकांशतः रिपोर्ट कम से कम 8% पलायन तो बिहार में कहता है। इसके अलावा महिलाओं का अगर पलायन दर देखेंगे दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अधिक बिहार में है, तकरीबन 6 से 7% तक है। तो क्या ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला है, बिहार में स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। दूसरी अहम बात यह है कि अभी लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रिपोर्ट यह कहता है कि लोकसभा चुनाव में जो अभी रैलियां चल रही है, वहां पर जो भाषण दिए जा रहे हैं या जितने भी कैंपेन का काम हो रहा है, तो चुनाव में अहम मुद्दे कुछ होते हैं, है ना, जो लोगों के सरोकार से जुड़े होते हैं। लेकिन यह चौंकाने वाली बातें कही जा रही है कि पूरे लोकसभा का कैंपेन जो चल रहा है उसमें ये सूखे की बात जो कही जा रही है, जल अकाल की जो बात कही जा रही है, यह मुद्दा पूरी तरह से गायब है। कहीं भी किसी भी पार्टी के द्वारा यह चर्चा में लाया ही नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर के और भी चिंता उभर करके सामने आ रहा है कि लोग इस बात को लेकर के अभी बहुत संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में समस्या जो है और विकट होने वाला है। देखिए, मोर देन 40 रिवर्स हैव ड्राइड सो फार इन बिहार इवन एज समर इज येट टू पीक, यानी कि अभी ही 40 से अधिक नदियां जो है वह सूख गई है, और यह अप्रैल का अभी आप कह सकते हैं कि मिड चल रहा है, ठीक है। अभी गर्मी अपने पिक पे भी नहीं पहुंचा है, यानी कि मई जून जुलाई का महीना नहीं पहुंचा है, ठीक है। और फिर स्थिति अभी ही इतनी खराब हो गई है। अगर मान लीजिए कहते हैं कि ये 40 से अधिक नदियां सूख गई है, तो इसको फिर से सदाबहार होने का एक तरीका हो सकता है। यह तरीका क्या है? मानसून। निश्चित तौर पर अब देखिए, यहां पर मानसून जो है अभी तकरीबन आप कह सकते हैं 2 से 2.5 महीने दूर है। तब तक मानसून तो नहीं आने वाला। लेकिन एक बात और है कि हम कह रहे हैं कि 2 से 2.5 महीने नियमित अंतराल की बात करें तो मानसून दूर है। लेकिन तब क्या हो जब मानसून आने में डिले हो जाए, फिर तो स्थिति और समस्या जो है वह विकराल हो जाएगा। इन बातों को लेकर के जो है यहां पर बातें की गई। देखिए, यहां पर कहा गया है ऑन गोइंग लोकसभा इलेक्शन कैंपेन वाटर क्राइसिस इज मिशिंग
ठीक है। तो ये जो इशू है, कहीं इशू चर्चा में ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब लोग जो है इसको लेकर के सजग नहीं है, इस बात पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, देखिए बिहार की अगर प्रमुख नदियों की सबसे पहले बात करें तो आप जानते हैं जो गंगा है, जिसको जीवन दायिनी कहा जाता है, तो गंगा जो है बिहार के बीचों बीच बहती है। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस स्टेट में गंगा जैसी नदी जो है राज्य के बीचों बीच होकर के गुजरे, उस स्टेट की अगर ये हालत है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय होने वाला है। ये गंगा नदी का यहाँ पर आप प्रवाह देख रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे भोजपुर मगध हो गया, इधर मिथिला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा जो है एक कहीं न कहीं क्षेत्र भी डिवाइड करती है बिहार का। इसके बावजूद यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थिति जो है वह बेहद खराब है। अब देखिए गंगा के अलावा अगर गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बागमती भी है, कोशी भी आप यहाँ पर देखेंगे। कोशी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, कोशी को हम चर्चा करें उस पर। घाघरा को सरयू नदी के नाम से भी आप जाते हैं, चाहे गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, महानंदा, कमला, सोन, कर्मनाशा, अजय, फल्गु, पुनपुन, ये सब प्रमुख नदियां हैं। और ये सब और जो सहायक नदियां आप कह सकते हैं, छोटी मोटी नदियां, ये सभी नदियां जो है वह पूरी तरह से सूख चुकी है। अब ये समस्या का कारण यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए अगर ये नदियां सूखी है और पानी का क्राइसिस हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक जो बातें की जा रही है, जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वह लगातार कम होता जाएगा यहाँ पर। अब बिहार में एक कह सकते हैं कि कृषि आधारित राज्य है। अब कृषि आधारित राज्य के लिए एक चीज की जरूरत है, वह है सिंचाई। पानी की दो जरूरतें हैं, एक तो हो गया कि भाई पेयजल के लिए आपको चाहिए, तो पेयजल का मामला तो समझ में आ रहा है कि हैंडपंप सूख रहा है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वह नीचे चला गया है। लेकिन सिंचाई एक बड़ी समस्या। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो बिहार में सिंचाई जो होता है फसलों की, वह परंपरागत तौर तरीके से होता है। कृषि का परंपरागत तरीके कहने का मतलब क्या हुआ, सिंचाई जो हुआ वह कैसे, नदी से होगा, ठीक है, तालाब से होगा, कुआं के जल से होगा। अब इससे क्या होगा कि इसका अत्यधिक अगर दोहन किया जाएगा इस संसाधन का, तो जाहिर सी बात है सूखे की समस्या आएगी, यह देखने को मिल रहा है। तो यदि इन नदियों का 40 से अधिक नदियों का पानी सूख गया है और बिहार के मैप पर देखेंगे तो यह तकरीबन आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। इस स्थिति में आप यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार में कृषि की उत्पादकता जो है वह कम होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इन चीजों को इस तरह से जोड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि कृषि की उत्पादकता कम हो जाएगी तो क्या यहां खाद्यान्न संकट नहीं उत्पन्न होगा, निश्चित तौर पर यहां पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या होगी, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इन सब चीजों से जो है आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी जाके जुड़ता है, तो बेरोजगारी यहां पर बढ़ जाएगा। और जब भी ऐसा होता है तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर ऐसे स्टेट में क्राइम बढ़ जाता है, लोग वहां से पलायन करने लग जाते हैं और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सारा टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब चलिए जरा हम रिपोर्ट को देखते हैं कि रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या कहा गया। देखिए डाउन टू अर्थ ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं कि क्या क्या कहा गया है। पहले कहा गया कि देखिए अभी गर्मी आया भी नहीं है, ठीक है, गर्मी अपने पीक पे नहीं पहुंचा है। आप सोचिए जो आप मई का महीना आप जान रहे हैं, 15 मई के बाद 15 जून के आसपास का महीना देख लीजिए, तो उस वक्त पीक पे होता है गर्मी। लेकिन अभी गर्मी पीक पे भी नहीं पहुंचा है और उससे पहले ही 40 से अधिक नदियां जो है वह सूख चुकी है। और यह कहा गया है कि देखिए बिहार वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी कि WRD के द्वारा यह सूचना दी गई है। यानी कि एक बात समझ लीजिए, आपके मन में यह भी हो कि डाउन टू अर्थ ने अपने तरफ से रिपोर्ट ले लिया है, हो सकता है इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है बिहार सरकार का, ठीक है। देखिए यहां पर स्पष्ट है बिहार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसके द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है। अब देखते हैं और कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए ये जो आप जानते हैं रिजर्वॉयर्स और कैनल्स के बारे में आपने पढ़ा है, आपने जलाशय से सुना होगा ना, ये रखा जाता है कि इसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है, वर्षा के पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि समय पर काम में आ सके। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो जितने भी रिजर्वॉयर्स थे और कैनल्स थे लगभग ये भी सूख चुके हैं। इसकी स्थिति भी इसमें बताई गई है, हम देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें कहा गया कि मोस्ट रिजर्वॉयर्स इन बिहार आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज। जितने भी जलाशय बिहार में हैं, बिहार में अगर जलाशय की आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो मैं यहां लिख देता हूं, 23 जलाशय हैं। ये रिपोर्ट कहता है कि 23 जलाशय हैं और यहां पर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट भी इस बात को कंफर्म करता है। 23 जलाशय में अगर आप देखेंगे तो 7 जलाशय ऐसा है जो पूरी तरह से सूख चुका है, यह बातें कही गई है। दूसरी बात कहा गया है कि इसमें 17 जलाशय जो है उसमें 10% से कम वाटर ही बचा है।
यानी कि देखिए यह भी समस्या है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 23 के 23 जलाशय जो हैं वह पूरी तरह से सूख चुका है और ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वह भी बहुत नीचे चला जा चुका है। ये बातें यहाँ पर कही गई है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो पूरा बिहार आपको वाटर क्राइसिस से जूझता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक बात कहा गया है कि दुर्गावती रिजर्वायर जो है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार का कैमूर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर दुर्गावती रिजर्वायर है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो वहां कहा गया है कि दुर्गावती रिजर्वायर में, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट हुआ, यहाँ पे रिजर्वायर में वाटर है, लेकिन यहाँ भी चिंता का विषय यह है कि 50% से कम यहाँ पर है। यहाँ पर जो वाटर अभी अवेलेबल है वो 47% है। अब कह सकते हैं कि देखिए 47% अगर यहाँ पर वाटर है तो जाहिर सी बात है यहाँ की स्थिति भी जो है वह खराब ही है। ठीक है, इसे भी आप बेहतर नहीं कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मामला यहाँ पर बेहद गंभीर नजर आता है। इसके और कुछ डेटा को देखते हैं कि और ये क्या क्या कह रहा है। देखिए दुर्गावती के बारे में आपने देखा, कुछ डिस्ट्रिक्ट का बारे में बताया गया, जैसे कि अगर आप बांका की देखेंगे, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर। देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा हूं, इस सभी डिस्ट्रिक्ट में से आप बिहार के रहने वाले हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में से कहीं के भी आप रहने वाले हैं, तो आपके यहाँ जल का संकट क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस आंकड़े से कितना आप सहमत हैं, किस तरह से आप पानी के संकट से जूझ रहे हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि बांका की बात की गई है, नवादा की बात किया गया है, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, यहाँ पर भागलपुर भी शामिल किया गया है, मुंगेर भी शामिल किया गया है, लखीसराय, जमुई, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर कहा गया है कि किसानों को उपलब्ध नहीं है अब जल। वो जो खेती की सिंचाई करेंगे इन सब चीज़ों के लिए अब उनके पास जल नहीं, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वह पूरी तरह से डिपेंड थे, यहाँ पर जो है वाटर स्टोर करके रखा जाता था रिजर्वायर में उस पर। लेकिन अब चूंकि रिजर्वायर में अधिकांशतः में अगर आप देखेंगे तो 50% से कम जलाशय हैं, या बहुत जगह तो 10% से कम है। तो स्थिति यहाँ पर यही बताई गई है कि गंभीर मामला है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कहा गया है कि देखिए ये जो रिजर्वायर पूरी तरह से निर्भर है, फिर से ये भरा जाएगा, तो इसका कंडीशन यही है कि मानसून, और मानसून कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आप देखते हैं रेनफॉल होता है तभी होगा, लेकिन रेनफॉल में भी डिक्रीजिंग देखा जा रहा है, समय के साथ वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अगर आप 2023 की स्थिति देखें तो 2023 का जो साल उसे कहा गया वह अल्नीनो ईयर कहा गया, यानी कि आप उसमें आप देखेंगे कि एक तरह से पूरी तरह से सूखा का साल रहा था। अल्नीनो ईयर आप जानते हैं, आपने अल्नीनो और हमने ला लेना ये सब कई बार हमने पढ़ा है। तो उस वक्त क्या हुआ, 2023 का ये जो आंकड़ा है इसमें मानसून जो है, इन सब चीजों को नोट करते चलिए आप चाहें तो, इसमें मानसून जो है 26% कम रहा था 2023 में, अल्नीनो ईयर था। इस वजह से क्या हुआ कि यहां पर जो है रेनफॉल की कमी देखी गई और ये जो रिजर्वॉयर्स थे वह भर नहीं सका। तो यह समस्या जो है पिछले साल से भी आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं, यह समस्या जो है उस समय से लगातार चला आ रहा है। अब यहां पर यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 एंड 23, ग्राउंड वाटर लेवल्स वेयर एट लीस्ट 10 meters below ground in district like औरंगाबाद, नवादा, कैमूर एंड जमुई during the प्री मानसून पीरियड इन 2021। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप मेंस वगैरह लिखने वाले हैं और बिहार से रिलेटेड प्रश्न आता है, आप बीपीएससी देने वाले हैं, तो यहाँ पर बिहार इकोनॉमी सर्वे 2022-23 का ये आंकड़ा यहाँ पर आपको दिया गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। अगेन आप इस डिस्ट्रिक्ट में से कहीं से भी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपके यहाँ का क्या लेवल है। क्या आपके यहाँ भी जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वह नीचे जा चुका है, हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है, 10 मीटर 20 मीटर नीचे जा चुका है ग्राउंड वाटर का लेवल, किस तरह की स्थिति का आप सामना कर रहे हैं आप जरूर बताइए। चलिए अब देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर अलग से दिया गया है। ये जो नारायण जी चौधरी आप देख रहे हैं ना, ये नारायण जी चौधरी जो है वो वाटर एक्टिविस्ट हैं बिहार के। ठीक है, इस संबंध में वो काम करते रहते हैं, इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, पर्यावरणविद हैं। अब इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है दरभंगा। चलिए अब दरभंगा की स्थिति जरा समझते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर दरभंगा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए यहां पर इस मैप को देखना पड़ेगा, बिहार के इस मैप को। यहां पर आपको दिख रहा है दरभंगा। दरभंगा बिहार में जो है 9 कमिश्नरी, आप जानते हैं, आपने बिहार के बारे में पढ़ा होगा, 9 कमिश्नरी बिहार में कुल मिलाकर के है, इसी में एक कमिश्नरी है दरभंगा। ठीक है, अब दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। एक आ जाएगा आपका मधुबनी, ये जो एरिया आप देख रहे हैं मधुबनी का, ये नेपाल के बॉर्डर से भी यहाँ पर टच करता है, ये नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है। नेपाल का जो है मधेसी वाला जो हिस्सा पड़ जाता है, मिथिला वाला, वो इधर पड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा मधुबनी,
दरभंगा और समस्तीपुर, ये एरिया आप देख रहे हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर कि दरभंगा को लेकर कहा गया है, चिंता काफी व्यक्त की गई है कि ये जगह वाटर का क्राइसिस झेल रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यदि दरभंगा वाटर क्राइसिस को झेल रहा है तो पूरा बिहार सूखा के चपेट में आ गया, ये बात कही जाती है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसको समझना है। देखिए, बिहार को जानने के लिए आप यहाँ पर इस मैप पर मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है। इसे आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देता हूं। अब इसको समझिए, यहाँ रिवर की स्थिति समझ लीजिए बिहार के मैप पर। अब आराम से समझिए, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये गंगा रिवर के बारे में मैंने बताया, बिहार के बीचों बीच होकर के गुजरता है, ठीक है। अब दरभंगा की स्थिति कुछ यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिहार में, बिहार के मैप पर जरा देखिए कितनी सारी नदियां हैं। अब ये क्षेत्र अगर आप ले लेंगे, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण वाला ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हो जाएगा, है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा बिहार का। तो ये जो आपको उत्तर पश्चिम का क्षेत्र होगा, इसमें जो अगर आप देखेंगे मुख्य नदी आप इसको माने तो गंडक नदी होगा, है ना। उसके अलावा बूढ़ी गंडक भी यहां से बहती है ना। तो ये सब चीजें, बागमती भी, लेकिन गंडक मेन है। और ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा होगा, भोजपुर वाला हिस्सा, तो इस एरिया में सोन नदी है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये यहाँ की मुख्य नदी है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा पूरा, ये सीमांचल वाला हिस्सा और दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर वाला हिस्सा, ये मिथिला वाला, यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम है कोसी। कोसी के बारे में आपने पढ़ा है। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। अब पढ़ते तो आए हैं कि बिहार का शोक क्यों कहते हैं, लेकिन समझना है। देखिए, यही बातें यहां मैं कह रहा था कि दरभंगा को लेकर के बातें ये रिपोर्ट कहता है, तो क्या महत्वपूर्ण है इसमें। तो इस मैप को सबसे पहले आप देख लिए, मैंने नदी के हिसाब से बता दिया। चलिए अब हम पॉलिटिकल मैप पर जरा चलते हैं, तो कुछ बातें और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर ये हिस्सा पर जाता है दरभंगा का। मैंने बताया कि ये हिस्सा जो है पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सिवान सारण, ये वाला हिस्सा आप दे दीजिए गंडक नदी को। यहाँ पर बूढ़ी गंडक वगैरह है, बागमती है, लेकिन गंडक मुख्य रूप से। ये वाला हिस्सा जो पूरा पड़ जाता है, यहां से इस हिस्सा को आप दे दीजिए किसको, सोन नदी, मुख्य नदी इस हिस्सा का। इसके अलावा यह एरिया जो मैंने आपसे कहा, यह एरिया, इसे आप दे दीजिए कोसी को। मामला समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर क्या खेल हो रहा है। कोसी नदी जो है इस एरिया में बह रही है, इसी को बिहार का शोक कहा जा रहा है। बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है कि कोसी नदी में आप कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल है ये रिवर, ठीक है। यह अपना रास्ता कई बार चेंज कर चुकी है, पुराने रास्ते पे लौट जाती है। 50 साल पहले जिस रास्ते पे चल रही थी, फिर उस रास्ते पे चली जाती है, फिर 100 साल पुराने वाले रास्ते पे चली जाती है। यानी कि यहाँ जो है वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नदी क्या चाह रही है, किस रास्ते पे जाना चाह रही है। इस वजह से होता क्या है कि मान लीजिए यह नदी इस रास्ते से फ्लो कर रही है अभी फिलहाल, तो यहां पर मानव बस्ती बस जाएगा। समझिए इस चीज को, ठीक है। शोक क्यों कहा जा रहा है। अब क्या हुआ, अचानक से किसी वर्ष मानसून तेज हो गया। अब मैंने कहा कि इधर पूरा एरिया जो नेपाल, फिर ऊपर में हिमालय पर जाता है, वहां से पानी यहां पर पहुंचता है, ठीक है। इस एरिया से, इधर से उत्तर प्रदेश होता हुआ गंगा, देखिए यहां से पूरा आप कह सकते हैं एक तरह से इस एरिया से गंगा गुजरती है यहां से, ठीक है। ये गंगा नदी का प्रवाह होगा, फिर बंगाल होते हुए वे बंगाल में जाके गिरेगी, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर है। अब ये यहां से कोसी बही, यहां से आप गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, ठीक है, फल्गु, ये सब, और ये सब गंगा की सहायक नदी हो जाएगी, जो कि आपको मैंने इसमें बताया था। देखिए ये सारे नदियां हैं ना, ये सारे जो हैं ये सब होते हुए गंगा में जाके गिरती है और गंगा के साथ आकर के बहती है। तो अब यहां पर मामला देखिए, वह नदी जो बिहार का शोक है, जहां पर इतने ज्यादा पानी आ जाता है कि हर साल बाढ़ आ ही जाता है, लोगों का फसल पूरी तरह से बर्बाद कर देती है नदी, जान माल के लिए सबसे विकराल स्थिति उत्पन्न कर देती है नदी, और लगभग प्रतिवर्ष होता है। आप जब भी बाढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, बाढ़ के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको कोसी नदी को जरूर पढ़ना होगा। यदि आपने भारत में बाढ़ के विषय में पढ़ा है और कोसी के विषय में नहीं पढ़ा है, तो आपका अध्ययन जो है वह अधूरा रह जाएगा। इसीलिए यहां पर कहते हैं इसे बिहार का शोक, यानी कि हर बार जो है यह शोक दिवस यहां मनवा देती है। यहां के लोगों के लिए यह जो काल का रूप बन के आती है ये नदी, है ना। अब देखिए यहां पर ये रूट से जा रही है नदी, मैंने कहा ये फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये फ्लो होते हुए ये गंगा में जाएगी, ठीक है। यहां से गंगा नदी का फ्लो है। अब ये क्या करेगी, ये नदी, मानसून हुआ, रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, मानसून अच्छा हो गया, ये नदी अचानक से रास्ता बदल लेगी। अब ये इस रास्ते पे आ जाएगी, ठीक है, ये इस रास्ते पे आ जाएगी। अब जरा सोचिए, मैंने कहा था कि पुराना रास्ता इसका ये है, तो यहां पर मानव बस्ती बस गया था, यहां पर लोग हैं,
पूरा घर पूरा बस गया था, सघन बस्ती है। अब जब ये रास्ता ये यहां से कर लेगी और यहां से जाकर गंगा में मिलेगी तो पूरी मानव बस्ती को ये इसमें बहाते हुए शामिल करेगी। पूरी मानव बस्ती यहां पर आकर के इसके साथ मिल जाएगा, इस नदी के साथ। मामला समझ में आ गया? तो जान माल के लिए कोसी बहुत खतरनाक है। और ये कोसी जो है यहां से बहती हुई नजर आती है, यहां से जाके गंगा में मिलती है। सोन का अगर देखेंगे तो यहां पर जाती है, बूढ़ी गंडक गंडक यहां से आके मिलती है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर अगर दरभंगा के विषय में वैसे भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा जगह है जहां हर कदम पर तालाब है, जहां बहुत सारी नदियां हैं, पोखर हैं, यहां पर जलाशय हैं, कुआं है, ठीक है, मिथिला का वो हिस्सा। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर अगर शॉर्टेज देखा गया है तो पूरी बिहार की स्थिति समझी जा सकती है, ये रिपोर्ट कहता है। देखिए इस रिपोर्ट के यहां पर आखिरी लाइन पे चलिए। नारायण जी चौधरी, अ वाटर एक्टिविस्ट इन दरभंगा, said a water crisis is a reality even in the फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार का जो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर बाढ़ आना ही आना है, वो डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, ठीक है। अब दरभंगा में एम्स बनना है, लेकिन जगह सरकार नहीं ढूंढ पा रही है, क्योंकि एम्स के लिए बड़ा एरिया चाहिए, तो जगह नहीं मिल पा रहा है। वजह जानते हैं क्या? बाढ़ का इलाका, यानी कि हर जगह बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। अब एम्स ऐसे जगह पर बनना है जहां पर बाढ़ का पानी ना जाए, तो आप समझ सकते हैं किस लिहाज से आप इस जगह के महत्व को समझ सकते हैं। तो ये जगह एक ऐसा है जहां पर आप देखेंगे कि ये जो है फ्लड प्रोन एरिया है। इसके बावजूद भी यहां पर पानी की समस्या देखी जा रही है। यहां पर लोगों को पीने के लिए जल नहीं है, और यहां के लोग यदि वाटर टैंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर देख लीजिए, हैज बीन यूजिंग वाटर टैंकर्स इन मई एंड जून टू प्रोवाइड वाटर टू पीपल। अब अगर यहां के लोग वाटर टैंकर का यूज कर रहे हैं तो बाकी बिहार की क्या स्थिति हो सकती है, यह आप समझ ही सकते हैं। और वजह जाहिर सी बात है, यहां पर कहा गया, मैंने पहले कहा कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज से जो वाटर का यूज करते हैं उसका आप इस संसाधन का दोहन करते हैं, ठीक है। यहां पर एक्सप्लोटेशन करते हैं, अधिक इस्तेमाल कर लेते हैं। आप सही से चतुराई पूर्वक लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की समस्याएं उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। ये मामला बिहार का, ये वाटर का आपको समझ में आया, ये मैप आपको समझ में आ गया। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, बिहार से जरा आगे बढ़ करके निकलते हैं, भारत पर चलते हैं। एक बात तो हम यह भी समझ लेंगे कि बिहार में जो है, यहां पर देखिए कि वर्षा की कमी हो रही है। तो क्या, एक तो पहली बात है कि वर्षा की कमी हो रही है, रेनफॉल लगातार गिर रहा है। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ डेवलप हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो सड़कें बनेगी। कंक्रीट फॉरेस्ट एक वर्ड दिया गया है ना, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा। कंक्रीट जंगल, यानी कि हर जगह जो है कंक्रीट बना दिया गया। अब कंक्रीट बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल वाटर जो है वह कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। वर्षा का जल जो है वह जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह की समस्याएं जो है वह लगातार देखी जा रही है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी पढ़ते हुए, एनवायरमेंट पढ़ते हुए, वाटर टेबल। तो वाटर टेबल जो है लगातार जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। यह किससे रिलेटेड है? ग्राउंड वाटर से। इन चीजों को जब भी आप पढ़ें ना, थोड़ा डिटेल से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए इसका जो है ज्यादा दोहन हो रहा है। जलाशयों से सुनिश्चित प्रबंधन में कमी आ रही है। और नदी क्षेत्र जो है, नदी क्षेत्र का अतिक्रमण हो रहा है। दरभंगा का एग्जाम्पल इस रिपोर्ट ने दिया था, तो वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि तालाबों का अतिक्रमण हो रहा है। जो जलाशय थे, जो कैनल था, जहां पर वाटर जो है स्टोर होना था मानसून में, वह तो खत्म हो रहा है। वहां पर जो आप कह सकते हैं भूमि माफिया, वो पूरी तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं और लोगों का घर बन रहा है। तो बशावट होने की वजह से अब वाटर कहाँ स्टोर होगा, यही समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए 15 करोड़ की आबादी है बिहार में। बिहार में अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये बिहार का मैप अगर आपको दिखेगा तो इसमें आप देखिए 38 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, 38 जिला इसमें पड़ता है। तकरीबन 15 करोड़ की आबादी है। और एक आप डाटा मैंने आपको बताया था कि जलाशय की संख्या कितनी है पता है? केवल 23। तो रिजर्वायर केवल 23 ही है, मतलब पर डिस्ट्रिक्ट एक भी नहीं है। तो आपने तो वाटर स्टोर करने के लिए उचित प्रबंध किया ही नहीं है, तो फिर रेनफॉल जो होगा, जो वर्षा जल होगा, वह तो सब बर्बाद ही जाएगा। और वही हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर जरा भारत के मैप पर बिहार की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति इतनी जो कठिन हुई है वह उसे बचाया जा सकता था। देखिए यह एरिया जो है वह प्रायद्वीपीय भारत का है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के विषय में कहा जाता है कि यह कठोर चट्टान से बना हुआ है। कठोर चट्टान से यह निर्माण इसका किया गया है। अब कठोर चट्टान से निर्माण किया गया है या हुआ है, तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि यहां अगर
इस एरिया में मान लेते हैं कि जल की कमी हो जाएगी, तो फिर भी थोड़ा सा लॉजिक लगता है, जैसा कि कर्नाटक में हो गया, बेंगलुरु शहर में। तो एक लॉजिक समझ में आता है कि ठीक है, यहाँ की नदियां जो है, एक तो समस्या क्या है कि वह वर्षवाहिनी नहीं है। वर्षवाहिनी कहने का क्या तात्पर्य होता है, यानी कि वर्ष भर इस नदी से जल नहीं बहती है। तो वर्ष भर जल नहीं बहेगी तो वैसी नदी कहां पर निर्भर करेगी, मानसून पर निर्भर करेगी। और मानसून की स्थिति यदि कमजोर हो गया तब ऐसी नदियों की स्थिति और कमजोर हो जाएगा। और मैंने कहा 2023 का ईयर क्या था, अल नीनो ईयर था। उस स्थिति में देखिए यहां की समस्या जटिल होगा कि नहीं, प्रायद्वीपीय भारत का, है ना। तो यही चीजें हैं जो है कर्नाटक के सिचुएशन में कहा गया, बेंगलुरु के सिचुएशन में। तो यहां तो समझ में आ रहा है। लेकिन जरा हम ऊपर चलते हैं, उत्तर में चलते हैं और ये एरिया हम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा, आप उत्तराखंड को भी शामिल कीजिए इसमें, ये पूरा एरिया जो अगर आप देखेंगे, इस पूरे एरिया में अगर यहां पर जल की कमी हो जाए ना, तो अपने आप में ये समस्या है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो इधर से जो हिमालय से पानी जो है यहां पर पहुंचता है, नदियों का जल इधर से होता हुआ, नदियों का जल इधर से बहते हुए और फिर बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में जाता है। तो ये जब जगह जो है वो नमी वाला जगह है, ठीक है। यहां पर वर्षा जल आता है, मानसून यहाँ की स्थिति लगभग ठीक ही रहता है। हाँ, पिछले साल 26% कमजोर मानसून जरूर था, लेकिन फिर भी यहां पर वर्षवाहिनी नदी है। और सबसे अहम बात जिसको आप कहते हैं कि जो गंगा नदी को लेकर के बातें कहा गया है, संजीवनी जिसको कहते हैं, वह गंगा नदी इसी एरिया से होकर गुजरती है। इसके बावजूद भी बिहार और अगर उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों की स्थिति खराब है, तो अपने आप में समझना होगा कि मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। हम सही से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यही कहा जा सकता है। देखिए इसको लेकर के बिहार सरकार जो है तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन ये कोशिश पर्याप्त नहीं है। जल जीवन हरियाली मिशन एक चलाया जा रहा है, जो आप जानते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ निश्चय का एक पार्ट ये है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल जीवन हरियाली जब तक नहीं होगा तब तक आपके जीवन में खुशहाली नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जनता को ये अवेयर किया जा रहा है, अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी तक कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो पाया है, लागू नहीं हो पाया है। इसके तहत गांव-गांव जो है वाटर स्टोरेज बनाया जा रहा है, लोगों को नल के जरिए जो है वह पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जलाशय वगैरह को सुदृढ़ किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जल संसाधन विभाग का देखेंगे, बिहार बजट 2024-25 का, तो नदी जोड़ योजना पर काम किया जा रहा है। नदी जोड़ योजना को लेकर के पहले भी मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि किस किस नदी को जोड़ने की बातें की जा रही है। ये सब अभी शुरुआती चरण का हिस्सा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐप वगैरह बनाया गया है, जिसके तहत जल प्रबंधन की आधुनिकतम तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार ने बढ़ाया एक और कदम। तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया, देखिए सिंचाई से, मैंने पहले भी कहा था कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, सिंचाई के लिए जल चाहिए और सिंचाई से ही कृषि का काम होगा। लेकिन यहाँ पर सिंचाई जो है पूरी तरह से नदी तालाब पर ही निर्भर है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रबंधन सही से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ऐप के जरिए जो है पूरी तरह से, यहाँ पर देखिए ये है ऐप का नाम, बेफिक्र ऐप। इस ऐप के जरिए पूरी जानकारी दी जाती है, मतलब सिंचाई से संबंधित पूरी सूचना दी जाती है कि कहाँ पर कितने जलाशय जो है, वहाँ पर कितना पानी है। इन सब तरीकों से यहाँ पर किसानों को कहा जाता है कि सही से उपयोग कर लीजिए। जरा भारत की स्थिति अब देख लेते हैं, बिहार से आगे निकलते हैं। मैंने पहले भी कहा कि प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति, मैंने पहले भी कहा कि कठोर चट्टान से निर्मित है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ की नदियों से बहुत उम्मीद भी नहीं करते हैं। मानसून आधारित पूरी तरह से नदी है, वर्षवाहिनी नदी नहीं है, चाहे वह गोदावरी हो, कृष्णा हो। महानदी की स्थिति तो और बहुत खराब है। आप अगर देखेंगे केंद्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी और पेन्नार के मध्य पूर्व की ओर बहने वाली लगभग 13 नदियां पूरी तरह से सूख चुकी है। तो महानदी से तो बहुत ज्यादा उम्मीद किया नहीं जा सकता है। वही हाल गोदावरी और कृष्णा का है। हाँ, कावेरी से थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि कावेरी जो है वह मानसून पर निर्भर तो है, लेकिन अगर कह सकते हैं, देखिए अगर आप लगा करके कह रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो कावेरी एक ऐसी नदी है जिसे आप यहां पर वर्षवाहिनी का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह मानसून पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो कि 2023 में मानसून की स्थिति खराब रही और फिर इस वजह से कावेरी की समस्या उत्पन्न हो गई कावेरी में, और यहां पर इस वजह
वजह से बेंगलुरु की समस्या उत्पन्न हो गई, बेंगलुरु में सूखा आ गया। ये मामला समझ में आया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे उत्तर भारत की स्थिति पूरा ले लीजिए, तो यहाँ पर गंगा की मैंने बात कहा, जिसको आप संजीवनी कहते हैं, यमुना की बात किया, इस एरिया में भी काफी सारी नदियां हैं। तो इसके बावजूद भी अगर ये स्थिति देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि एक शब्द में ये मिसमैनेजमेंट है, हम और आप सही से इस्तेमाल नहीं करना सीखे हैं चीजों का। अब चलिए, अब यहाँ पर स्टोरेज एज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी को लेकर के बातें कहा जा रहा है कि कितना स्टोरेज कहां पर क्या क्या रहा है। देखिए दिस ईयर स्टोरेज, ये कलर जो आपको दिखेगा वह इस साल का यानी कि 2024 का आपको समझ में आएगा, ये कलर वाला, और यह जो है लास्ट ईयर का स्टोरेज है, तो ये 2023 का। अब देखिए आप देखेंगे क्या, यहाँ पर रिवर्स का नाम दिया हुआ है, ओके, ये परसेंटेज में है। तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, इंडस, पेनार, नर्मदा, तापी, है ना, साबरमती, गोदावरी, महानदी और कावेरी, ये प्रमुख नदियां जो भारत की हैं, चाहे वह उत्तर में बहती हो, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम, यहाँ पर देखा हो। अब गंगा के स्टोरेज की बात करेंगे, पिछले साल की स्थिति में हम तुलना करेंगे और ये परसेंटेज में देखेंगे, तो आप देखेंगे तकरीबन जो है वह 44% स्टोरेज लास्ट ईयर था 2023 में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये आंकड़ा जो है घट गया है और ये तकरीबन 42% के आसपास आया है, यानी कि 2% जो है इसमें डिक्लाइन हो गया स्टोरेज में। यही स्थिति आपको बाकी जगह, हाँ ब्रह्मपुत्र की स्थिति जरूर अच्छा हुआ है और ज्यादा अच्छा हुआ है, तो ये अच्छी स्थिति है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडस में ये मामला गड़बड़ है, पेनार में अगर देखेंगे तब तो आपको बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा कि केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि ये जो है महानदी वाला एरिया और पेनार वाला, यहाँ तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया। अब पेनार की स्थिति देखिए, यहाँ से यहाँ सीधा गिर गया है, यानी कि पूरा सूखा आ गया वहां पर स्टोरेज में। यही हालत आपको महानदी का देखने को मिलेगा। और देखिए कावेरी की स्थिति, मैंने कहा कावेरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जिसे आप वर्षवाहिनी कह सकते हैं, उस नदी की स्थिति बहुत खराब है और इसीलिए यहां पर कर्नाटक के अंतर्गत बेंगलोर की स्थिति जो है खराब देखने को मिला है। इसके अलावा अगर नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुआ है स्टोरेज। इसके अलावा तापी की भी हालत खराब है और साबरमती की स्थिति देखेंगे वह भी खराब है और गोदावरी की स्थिति, यानी कि आप देखेंगे पश्चिम भारत को ले लीजिए आप, है ना, आप उत्तर भारत को लीजिए, आप दक्षिण भारत को लीजिए, आप पूर्व भारत को लीजिए, यहाँ पर थोड़ी स्थिति ब्रह्मपुत्र का जरूर अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे, एवरेज निकालेंगे तो भारत में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है स्टोरेज के मामले में नदियों का। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत के 150 प्रमुख जलाशय में कुल जल भंडार क्षमता में 36% तक की कमी आ गई है ना, 36% जो है वह अब डिक्लाइन देखा जा रहा है। 86 जलाशय जल भंडार क्षमता जो है 40% या इससे कम की स्थिति से गुजर रहे हैं। इस मैप को देखिए, ये मैप आपको दिखाएगा कि किस तरह से सूखा कहां कहां पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप व्हाइट जहां पर देख रहे होंगे तो वहां पर लगभग नॉर्मल स्थिति आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे आप एबनॉर्मल की तरफ चलेंगे, ये येलो वाला एबनॉर्मल, मॉडरेट, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और रेड से आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में आपको लेगा। और देखिए जैसे ये सब एरिया है ये एक्सट्रीम कंडीशन में सूखा में चला जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा बुरा हालात में है। ये भारत के मैप पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी स्थिति जो है ऊपर यही बना हुआ है। अब वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति कहाँ कहाँ हो जाती है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मानसून पर हमारी नदियां रिवर है, वर्षा होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वर्षा को स्टोर करके नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसका हम जो है संचय नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से स्थिति खराब होती है। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हाँ पूरे भारत में तकरीबन आप देखेंगे बाढ़ का स्थिति बन जाता है। तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है तो फिर हम संचय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास जलाशय नहीं है, स्टोरेज नहीं है, कैनाल हमने तैयार नहीं किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस स्थिति को उत्तराखंड में, तो चाहे वो गंगा हो, भागीरथी हो, उसके बाद आप मंदाकिनी, सरस्वती, अलकनंदा नदी की स्थिति देखेंगे, इन सब वजहों से यहाँ पर बाढ़ का कारण रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में भी यही गंगा वगैरह से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनता है। और बिहार में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो कोसी हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, इसके अलावा कमला बलान हो गया, गंगा हो गया, है ना, ये सारी नदियां जो है यहाँ पर बाढ़ का कारण बिहार में बनाती है। इसीलिए बिहार में हर वर्ष बाढ़ देखा जाता है। असम की स्थिति देखेंगे, असम में भी हर वर्ष तकरीबन आपको देखने को मिल जाएगा कि बाढ़ आ ही जाती है और वह ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से होता है। आपको पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी देखने को मिलेगा, झारखंड में भी दामोदर नदी के वजह से ये चीजें दिखेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर दक्षिण भारत की स्थिति देखें तो गोदावरी, कावेरी हो गया, ये सारी नदियां जो है
यह जो है यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनाती है। गुजरात में नर्मदा की वजह से ये चीजें होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी नर्मदा का थोड़ा सा योगदान इस चीज पे रहता है। उत्तर प्रदेश में गोमती गंगा का योगदान रहता है। तो यहाँ पर ये स्थिति ये आप देखेंगे तो कुल मिला के देखेंगे कि भारत में आप देखिए कि हर जगह लगभग जो है बाढ़ की स्थिति बना हुआ है, लेकिन हम इस जल को संचय करके रख ही नहीं पा रहे हैं और ये समस्या जो है विकराल होता जा रहा है। एक परियोजना शुरू किया गया था, दरअसल समझिए कि कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले भी बताया कि बिहार सरकार भी इस पर काम कर रही है, विभिन्न सरकार इस पर लगी हुई है, सोचा जा रहा है, थोड़ा बहुत काम भी आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत अधिक जानकारी हमारे पास इस बात को लेकर के नहीं है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और वे इसके बहुत अधिक समर्थक थे। ठीक है, अब ये परियोजना क्या था, ये इनका कहना था कि नदी को जोड़ दिया जाए, यानी कि पूरे देश भर में देखिए यहां पर कितनी सारी नदियां हैं, नदियों का जाल बिछा हुआ है पूरे देश में, और एक तरफ जहां सूखा हो जाता है, दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो क्यों ना हम नदियों को आपस में कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब अगर कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि जहां सूखा पड़ता है वहां अगर जहां पर जल ज्यादा हो गया तो बाढ़ ना आकर के वो जल जो है ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से मूव करा करके हम सूखे वाले क्षेत्र में ले जा सकते हैं। तो इस एरिया में जहां जल की मात्रा अधिक हो गया था वह कम हो जाएगा और यहां जल की मात्रा बिल्कुल नहीं था तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो एवरेज पे हम ला करके स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट है नदी जोड़ो योजना का, पूरा तरह से समझे। तो यहां पर नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित योजना जो है इसमें अलग अलग बता दिया गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों को कैसे जोड़ेंगे, और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ेंगे तो फिर कौन कौन सी नदियों को आपस में जोड़ेंगे। उसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि हिमालयी नदियां, जो हिमालयी नदियां कहने का मतलब है जो कि हिमालय से आती है, ठीक है, जिसका उद्गम स्थान हिमालय है। तो हिमालयी नदियां जो अगर आप देखेंगे तो इन नदियों को फिर किस तरह से जोड़ा जाए, किस किस नदी को आपस में जोड़ दिया जाए, कैसे उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ये सारी बातें इसमें की गई है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार जो है इस पर ज्यादा ध्यान देगी ताकि स्थिति को और ज्यादा संभाला जा सके। लेकिन कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि बिहार जैसा राज्य जहां पर नदियों का आप कह सकते हैं कि एक तरह से जाल बिछा हुआ है, खास करके उदाहरण में आपको इस रिपोर्ट ने दरभंगा के बारे में बताया, दरभंगा जहां पर हर साल बाढ़ आता है, वहां पर यदि वाटर टैंकर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर यह खतरे की घंटी है। ठीक है, ये चेतावनी जो है यह दे दिया गया है। अगर यहां से भी नहीं संभला जाता है तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकता है। जल संकट बहुत दूर बिहार में नहीं है और ये तकरीबन पूरे भारत की स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे अहम बात कि लोकसभा चुनाव जो भी हो रहा है, रैलियां हो रही है, लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से कैंपेन से गायब है, यानी कि लोग इस मुद्दे को लेकर के सजग नहीं है। लोग और मुद्दों में उलझ कर रह गए हैं, उस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके जीवन में जल का क्या महत्व है। तो जाहिर सी बात है इन सभी चीजों पर कुल मिलाकर के लोगों को, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। संभावित प्रश्न देखिए प्रीलिम्स के स्तर का है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। 4 कथन दिया गया है। नदी जोड़ो परियोजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। नदी जोड़ो परियोजना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को शामिल नहीं किया गया है। मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय में कौन कौन सी नदियां आएगी, हिमालय वाली नदियां, तो आपको वो देखना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2022 की गई है। सभी कथन असत्य हैं। यहां आपसे सत्य कथन का चयन करने के बारे में पूछा गया है, जो कि नदी जोड़ो परियोजना जो है यह अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2023 का ईयर अल नीनो ईयर था, ठीक है, मानसून 26% तक कम आया था। इस बार भी सूखे की स्थिति पड़ने वाली है। आप देख ही रहे हैं कई जगह, बेंगलोर का स्थिति देख लिया आपने, बिहार की हमने चर्चा ही किया, और अभी गर्मी पीक पे नहीं आया। तो यूपीएससी की नजर यहां हो सकती है कि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछने आएगी कि बेंगलोर में क्या हुआ है, बिहार में क्या रिपोर्ट चल रहा है, ये सब नहीं। यूपीएससी उससे समाधान पर चली जाएगी और नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित बातें पूछ लेगी। तो आप क्या कीजिए, इसके विषय में गूगल कीजिए, थोड़ी सी जानकारी लीजिए और फिर यहां से इस टॉपिक को थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, अपनी समझ विकसित कीजिए। इस प्रश्न का जो भी सही जवाब आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसी इमोजी की तरह आप पूरी तरह से मुस्कुराते रहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट मैंने नाम लिया, इस डिस्ट्रिक्ट में से कहीं से भी हैं, बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं से भी हैं, या भारत के कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके यहाँ भी जल का संकट बना हुआ है। हैंडपंप ने पानी देना कम कर दिया है, आसपास जो नदियां बह रही है वह सूखती चली जा रही है, तालाब खत्म हो जा रहा है, कुआं जो है वह मरनाशे पे पहुंच चुका है। तो आप अपने यहाँ की जानकारी जो है जगह के नाम के साथ कि किस जगह के रहने वाले हैं, आप उसके साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।